जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का झारखंड माटी एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे। आइए आज हम लोग फिजिक्स के 500 एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट में आज हम लोग बात करेंगे सेट नंबर 1। ये 1000 का प्रैक्टिस सेशन होने वाला है। उसमें से पहला जो हम लोग बात करेंगे, हर सेट में हम लोग 100 प्रश्नों की बात करेंगे, है ना। टोटल इसमें से 1000 क्वेश्चंस को हम लोग कवर करने वाले हैं। फिजिक्स के 1000 प्रश्न कवर करेंगे, फिर उसके बाद में केमिस्ट्री के 1000 प्रश्न होंगे और फिर उसी प्रकार से बायोलॉजी के 1000 प्रश्न होंगे। जब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में आपका जो प्रश्न होगा वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड लगभग 500 प्रश्न होंगे, है ना। एग्रीकल्चर से आपके 500 प्रश्न होंगे और फिर आपका जो अंतरिक्ष विज्ञान है ना, वहां से भी आपको 500 क्वेश्चंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यानी टोटल अगर देखा जाए तो लगभग 4000 प्रश्न यहाँ पे साइंस से आपको देखने को मिल जाएगा। और ये 4000 प्रश्न जब आप करके चल जाएंगे तो यहाँ से लगभग 50 to 60% प्रश्न तो आपको हूबहू यहाँ से आपको मिल जाएगा। बाकी के 40% सवालों को आपका कह सकते हैं कि आपका बेसिक जो वो काम आएगा, तो वो सारी चीजें आप अलग से देख लेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, इस सेशन की शुरुआत करते हैं। एक एक करके हम लोग 100 प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे और फिर आगे हम लोग इसी प्रकार से प्रत्येक सेट में 100 क्वेश्चंस जो वो हम लोग कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। आज का पहला सवाल है कि कार्य का मात्रक क्या है। तो कार्य का मात्रक आप सभी को पता है क्या? कार्य का मात्रक है जूल। अगला सवाल कि प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो वो दूरी की इकाई है ना। दूरी की इकाई है ये प्रकाश वर्ष। भले इसमें प्रकाश लगा हुआ है और लेकिन वर्ष लगा हुआ है, लेकिन याद रखेंगे यह दूरी की इकाई है ना। अगला सवाल कि एम्पियर मात्रक है। तो एम्पियर किसका मात्रक है? तो एम्पियर जो वो विद्युत धारा का मात्रक है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है। अगला सवाल कि निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। इनमें से कौन सा जो वो एक समय का मात्रक नहीं है? तो अधिवर्ष जो है ये है आपका चंद्रमा है और चुंबकीय बल की। तो यहां पे अगर देखा जाए तो यहां पे क्या है कि यहाँ पे एक लास्ट का ये गलत टाइप हो गया। यहाँ पे इनमें से कोई नहीं यहाँ पे कर देते हैं, या तो फिर कोई दूसरा भी ऑप्शन होगा, है ना। इनमें से कोई नहीं यहाँ पे था, ठीक ना। ये टाइपिंग थोड़ा सा एरर है, इनमें से कोई नहीं। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे प्रकाश वर्ष जो वो समय का मात्रक नहीं है, यह क्या है? यह दूरी का मात्रक है ना। यह दूरी का मात्रक है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल कि पारसेक इकाई है। पारसेक जो वो किसकी इकाई है? तो पारसेक जो वो दूरी की इकाई है ना। तो दूरी की ही इकाई है पारसेक भी। पारसेक हो गया, खगोलीय इकाई हो गया, प्रकाश वर्ष हो गया, ये सभी जो वो दूरी की इकाई है। दूरियों को मापने के लिए ये अलग अलग इकाई है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो डेसिबल जो वो ध्वनि की प्रबलता की इकाई है, बिल्कुल सही है। अश्वशक्ति शक्ति की इकाई है और समुद्री मील जो वो दूरी की इकाई है। जबकि सेल्सियस जो वो उष्मा की इकाई नहीं है, यह ताप की इकाई है। किसकी इकाई है? ताप की इकाई है। तो इसलिए इसका गलत आंसर जो वो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। यहाँ पे बोल रहा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ये एक सुमेलित डी जो वो नहीं है। अगला सवाल कि ल्यूमेन किसका इकाई है? तो ल्यूमेन आपको पता होगा ज्योति फ्लक्स का इकाई है ल्यूमेन। पास्कल किसका इकाई है? तो पास्कल जो वो दाब की इकाई जो वो पास्कल है ना। दाब का इकाई जो वो पास्कल है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि कैंडेला किसका मात्रक है? कैंडेला जो वो ज्योति तीव्रता का मात्रक है। किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडेला, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी। निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? यानी यहाँ पे 3 ऐसे हैं जो कि दोनों का समान विमीय सूत्र है ना। डायमेंशनल यूनिट जो वो सेम है, लेकिन एक ऐसा है जिसकी इकाई जो वो दोनों का समान विमीय सूत्र नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी बल और दाब, ये दोनों का विमीय सूत्र जो वो अलग है। अगला सवाल है कि अदिश राशि, अदिश राशि इनमें से कौन सा है? तो अदिश राशि जो वो यहाँ पे ऊर्जा आपको जो वो याद रखेंगे, ये जो अदिश राशि है। निम्नलिखित में सदिश राशि कौन है? सदिश राशि की अगर बात करें तो सदिश राशि जो वो वेग है। वेग जो वो क्या है? सदिश राशि है। बाकी के ये तीनों जो वो अदिश राशि है ना। ये स्केलर और वेक्टर यहां से कई बार सवाल पूछा जाता है, इनमें से कौन सी अदिश राशि है, कौन सी सदिश राशि है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सा भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी द्रव्यमान।
शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का क्या होता है? तो उनका त्वरण जो है वो समान होता है। क्या होता है? त्वरण उनका जो वो समान होता है। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण जो होता है वो समान होता है। कहता है कि जब 2 kg वाले द्रव्यमान पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाले त्वरण क्या होगा? तो याद रखेंगे, एक आपने सूत्र पढ़ा होगा, बल बराबर, है ना, बल बराबर क्या होता है? बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण, है ना, द्रव्यमान गुना त्वरण। ये आपने सूत्र पढ़ा होगा। यहाँ पे क्या कि बल दे रखा है 5 न्यूटन, द्रव्यमान जो आपका दे रखा है 2 दे रखा है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा त्वरण। त्वरण यहाँ पे निकालने के लिए दे रहा है, इसलिए यहाँ पे त्वरण इसको लिख देंगे। त्वरण जब निकालना है तो ये आ जाएगा 5/2 यानी 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। यह जो वो न्यूटन के किस गति के नियम के आधार पर बोला गया है? तो न्यूटन के गति विषय का प्रथम जो नियम है, इसके आधार पर बोला गया कि किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। तो यह न्यूटन के गति का प्रथम नियम है ना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहता है कि रॉकेट जो वो किसके सिद्धांत पर काम करता है? रॉकेट जो वो किसके सिद्धांत पर काम करता है? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है रॉकेट। कहता है कि अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण क्या है? तो इसका कारण जो होता है वो होता है विश्राम जड़त्व के कारण से। विश्राम जड़त्व के कारण से ही यह जो वो यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका बनी होती है विश्राम जड़त्व के कारण से। अगला सवाल है कि चलती हुई बस पर अचानक ब्रेक लगती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, तो इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? तो अगर इसको समझाना तो किस आधार पे हम लोग जो वो इसको समझा सकते हैं? तो याद रखेंगे, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा न्यूटन का पहला नियम, है ना। न्यूटन के प्रथम नियम के आधार पे यह सारी चीजें सही होंगे। बल का गुणनफल क्या है? तो बल का गुणनफल जो है वो किसका गुणनफल है? तो या ऐसे भी सवाल पूछा जाता है तो द्रव्यमान और त्वरण, अभी हमने बताया द्रव्यमान गुना त्वरण, ये दोनों का गुणनफल ही होता है बल होता है ना। अगला सवाल कि शरीर का वजन जो वो किस रूप में होता है? तो शरीर का वजन अगर हम बात करें तो ध्रुवों पर अधिकतम होता है। कहां पे होता है? ध्रुवों पर अधिकतम होता है। किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर यदि 600 न्यूटन है तब चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा? अब यहां पे देखिए दो तरह से सवाल पूछे जाते हैं। पहला सवाल एक तो पूछा जाता है भार के आधार पे, एक पूछा जाए कि भार अगर उतना है तो क्या होगा, और एक पूछा जाता है कि द्रव्यमान अगर इतना होगा तो क्या होगा। तो ये दोनों में याद रखेंगे, भार का तो 1/6 हो जाता है, तो ये तो आपको अच्छे से पता होगा, तो इसका 100 न्यूटन हो जाएगा। लेकिन अगर द्रव्यमान के आधार पे बोले कि पृथ्वी का द्रव्यमान, अगर मनुष्य का द्रव्यमान जो पृथ्वी पर यदि 600 न्यूटन है तो चंद्रमा पर कितना होगा? तो चंद्रमा पर भी उसका द्रव्यमान उतना ही होगा। तो द्रव्यमान अलग है और भार अलग है, ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी। यहाँ पे पूछा जा रहा है भार के आधार पे, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा 1/6 भाग, छठा भाग, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा 100 न्यूटन। अगला सवाल है कि पृथ्वी की सतह पर किसी का भार 29.4 न्यूटन है तो उसका द्रव्यमान कितना होगा? तो उसका द्रव्यमान जो होगा वो कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 3 kg, है ना। 9.8 न्यूटन आपको अच्छे से पता होगा, 9.8, है ना, ये आपने अच्छे से पढ़ रखा होगा न्यूटन के आधार पे। तो इसको अगर गुना करेंगे तो, है ना, 9 × 27 लगभग, इसको 3 से गुना करेंगे तो ये लगभग आपको यहां से मिल जाएगा। अगला सवाल है कि एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्योंकि? कहता है कि एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्रमा पर जो वो अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अत्यल्प होता है। यही कारण है कि वहां पे अंतरिक्ष यात्री जो पृथ्वी तल की तुलना में चंद्रमा पर जो वो अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है। 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है? तो 9.8 न्यूटन के बराबर होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है। जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल कितना होता है? तो इसका गुणनफल जो होता है उसको हम कहते हैं टॉर्क,
याद रखेंगे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है कि जल का आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिरा करके 3 डिग्री सेल्सियस तक कर दिया जाए। तो पहले तो क्या होगा कि आयतन पहले तो घटेगा, उसके बाद में वो बढ़ने लगेगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि जल का आयतन जो होता है वो न्यूनतम कितना होता है, तो न्यूनतम जो होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस तक तो वो घटेगा, है ना, 4 डिग्री सेल्सियस तक वो घटेगा। उसके बाद में वो क्या होता है कि फिर वो वापस बढ़ने के लिए शुरुआत कर देता है। तो इसलिए सारी चीजें आपको ध्यान रखनी। तो पहले आयतन जो पहले जो वो घटेगा और बाद में फिर वो बढ़ेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रही है, जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाती है या पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का तल जो वो कितना होगा। तो ये सवाल है ना, तो आपको पता है कि इसका सही आंसर क्या होगा, उतना ही रहेगा, है ना, क्योंकि बर्फ के पिघलने के बाद में पानी का ऐसा नहीं कि बढ़ जाता है, ऐसा नहीं होता है, जो होगा उतना ही रहेगा, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है तो और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पानी जमने पर वो फैलता है, पानी जमने के बाद में वो फैलता है, यानी उसका आयतन जो वो बढ़ता है। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों है? सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना इसलिए कठिन होता है क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण जो वो कम होता है, और जहां पे घर्षण कम होगा, है ना, सड़क की अपेक्षा बर्फ में जो वो घर्षण कम होता है। यही कारण है कि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना ज्यादा कठिन होता है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका डी, इसका सही आंसर जो वो हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है कि एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में जाता है तब जहाज जो वो क्या होगा? तो जब वह जहाज जो आएगा वो थोड़ा ऊपर आएगा, है ना। जब समुद्र में एक नदी पर चलता हुआ जहाज जब समुद्र में जाता है तो वह क्या होगा, थोड़ा सा ऊपर आएगा। लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है, ऐसा क्यों होता है? तो बता दें कि लोहे का घनत्व जो वो पानी से अधिक है ना, लोहा का घनत्व जो है वो क्या है कि पानी से अधिक है, पानी से अधिक है, तथा पारे से कम है, तथा जो वो पारे से कम है ना, यहाँ पे पारा हो जाएगा, है ना, पारा से जो वो कम है और पानी से अधिक है। यही कारण है कि पानी में तो डूब जाता है लेकिन पारा में वो जो वो तैरने लगता है। तो यहां से भी कई बार सवाल जो वो पूछा जाता है। अगला सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि पानी का घनत्व अधिकतम होता है, तो पानी का घनत्व अधिकतम कितना होता है? तो अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है और आयतन जो वो न्यूनतम 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। तो यहां से दोनों तरह से सवाल पूछा जाता है कि घनत्व अधिकतम कितना होता है और आयतन न्यूनतम कितना होता है ना। आयतन जो वो न्यूनतम कितना होता है तो 4 डिग्री सेल्सियस, जबकि घनत्व जो वो अधिकतम कितना होता है तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। अगर वस्तु की मात्रा बदल दे तो उसमें से क्या अपरिवर्तित रहता है? तो आपको याद रखना है कि उसका घनत्व जो वो कोई बिना परिवर्तन किए हुए अपरिवर्तित रूप में रहता है। समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 1/9 भाग जो वो समुद्र की सतह से ऊपर रहता है। बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक जो वो घट जाता है। दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक जो वो घट जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहां पे वायु दाब में कमी के कारण से ऐसी घटना जो वो देखने को मिलता है। ऊंचाई के जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे तापमान पर क्यों उबलता है? कहता कि जब हम ऊंचे जगहों पर जाते हैं, है ना, जब ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में जाते हैं तो वहां पे पानी जो वो 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे के तापमान में ही वो उबलने लगता है। अब ऐसा क्यों होता है? तो बता दें कि क्योंकि वायुमंडलीय दाब जो वो कम हो जाता है, अतः उबलने का बिंदु जो वो नीचे आ जाता है, जिसके कारण से जो वहां पे ऊपर ऊंचाई के जगहों पर पानी जो वो 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे ही तापमान पर उबलने लगता है।
साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या है? तो साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब जो है वो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। वायु दाबमापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि मौसम किस प्रकार से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी तूफानी होगा। जब अचानक से गिरेगा तो वो तूफानी होगा, धीरे धीरे ऊपर उठेगा तो मौसम साफ होने का संकेत है ना। तो ये सारी चीजें यहां से भी कई बार सवाल जो पूछा जाता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अधिक दाब होने के कारण से तापक्रम पर उबलने लगता है, अधिक तापमान पर वो जल्दी से उबलने लगता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अधिक दाब पर पानी अधिक तापमान पर उबलने लगता है, यही कारण है कि प्रेशर कुकर में खाना जो वो जल्दी पकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कि हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाता है और फट जाता है, ऊपर जाकर फट जाता है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहां पे वायुमंडलीय दाब जो वो घट जाता है, जिसके कारण से ऐसी घटना जो वो देखने को मिलते हैं। सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सृजन किस कारण से होता रहता है? तो बता दें कि नाभिकीय संलयन के आधार पे ही सूर्य में निरंतर जो वो ऊर्जा का सृजन होता रहता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नाभिकीय संलयन इसका सही आंसर हो जाएगा। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? चाबी भरे हुए घड़ी में, है ना, चाबी जो वो घड़ी में डाला जाता है उसमें कौन सी ऊर्जा जो वो देखने को मिलती है? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसा पदार्थ में पाया जाता है। तो ऐसा स्थिति इसलिए होता है, किसके लिए होता है? स्थितिज ऊर्जा की वजह से होता है। निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? इनमें से कौन सा जो जिसमें से गतिज ऊर्जा नहीं है? अब यहां पे आपको पता होगा चलती हुई गोली, इसमें तो गतिज ऊर्जा है, बहता हुआ पानी भी है, चलता हुआ हथौड़ा भी है। खींचा हुआ धनुष जो इसमें से गतिज ऊर्जा जो वो नहीं होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है कि जब एक चल वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौगुनी हो जाती है ना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का ना तो सृजन किया जा सकता है ना ही विनाश किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बता दें कि इसका जो सही आंसर होगा, है ना, इसका सही आंसर हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण का नियम। क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण का नियम। अगला सवाल है कि साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? ऐसा क्यों होता है? तो बता दें कि वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर में बना रहे और वह उसे जो वो गिरने से बचाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका सही आंसर हो जाएगा। दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? दूध से क्रीम निकालने के लिए कौन सा बल लगता है? तो अपकेंद्री बल का प्रयोग जो वो किया जाता है। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होगा? तो कहता है कि जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका भार बदल जाता है, परंतु उसका द्रव्यमान जो वो नहीं बदलता है। तो भार तो बदल जाता है लेकिन उसका द्रव्यमान नहीं बदलता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ती है? किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? तो ऐसा सिचुएशन कब आता है? जब लिफ्ट जो वो त्वरित गति से ऊपर जा रही होती है, जबकि नीचे अगर त्वरित गति से नीचे जा रही होगी तो हल्का आपको महसूस अपने आप में होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? त्वरित गति के साथ में नीचे जा रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवालों पे। अगला सवाल है कि एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जबकि लिफ्ट जा रहे हो तो यहां पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कहता है कि एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम है
जब लिफ्ट जा रही हो कहां पे, त्वरण के साथ में नीचे, त्वरण के साथ में नीचे जा रही हो। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 1/6 इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। लोलक की कालावधि यानी टाइम पीरियड जो वो कितना है? तो लोलक का अगर गताविधि या तो फिर टाइम पीरियड की बात करें तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा इसका भार बदल जाता है परंतु द्रव्यमान नहीं बदलता है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवालों पे। लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है? लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है? तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोलक की लंबाई जो वो बढ़ जाती है और जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय जो वो बढ़ जाता है। किसी सरल लोलक की कमी 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्त काल जो वो कितना होगा? तो इसके अकॉर्डिंग अगर आंसर देखें तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, है ना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2% बढ़ जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपातों को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है प्वाजो अनुपात कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्वाजो अनुपात जो इसे कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका सही आंसर हो जाएगा। वर्षा की बूंद गोलाकार होती है। वर्षा की बूंदें जो होती है वो गोलाकार होती है, ऐसा क्यों होता है? तो वर्षा की बूंदें सतही तनाव के कारण से ही जो वो गोलाकार होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? सतही तनाव के कारण से। तेल दीप की बत्ती में तेल जो वो किसके कारण से ऊपर चढ़ता है? तो केशिका क्रिया या केशिकत्व क्रिया के वजह से ही जो वो ऐसा होता है। श्यानता की इकाई क्या है? तो श्यानता की इकाई की अगर बात करें तो पॉइज है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक कौन है? उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक कौन है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? याद रखेंगे ऐसे भी सवाल कई बार आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक जो उन्होंने आर्किमिडीज के सिद्धांत, है ना, आर्किमिडीज के द्वारा यह बताया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका सही आंसर हो जाएगा। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित थे। तो आर्किमिडीज जो एक महान वैज्ञानिक माने जाते हैं वो आर्किमिडीज संबंधित थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो किस देश से थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका ग्रीस यानी यूनान से। ग्रीस यानी यूनान से इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 65। ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? ध्वनि तरंगों की प्रवृत्ति जो होती है वो किस तरह की होती है? तो यह अनुदैर्ध्य प्रकृति की होती है। अपने उड़ान पथ में अवरोधकों की पहचान के लिए चमगादड़ निम्नलिखित तरंगों में से कौन सी एक तरंग का उपयोग करते हैं? तो इसको क्या कहा जाता है? इसे हम लोग कहते हैं पराश्रव्य तरंगे। क्या कहते हैं? पराश्रव्य तरंगे इसे जो वो कहा जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पराश्रव्य वे ध्वनियां हैं जिनकी आवृत्ति कितनी होती है? तो पराश्रव्य जो ध्वनियां है उसकी आवृत्ति जो वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। कितना होता है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है ना? तो यहां से भी कई बार सवाल जो वो पूछे जाते हैं, पराश्रव्य, श्रव्य, अवश्रव्य, है ना? तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे? ध्वनि तरंगे जो वो किस प्रकार की तरंगे है? तो इसका सही आंसर आपको ध्यान रखना है। इसका सही आंसर हो जाएगा लंबवत, है। इसका आंसर हो जाएगा लंबवत। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? तो श्रव्य तरंगों में ध्वनि की अधिकतम जो होती है वो होती है इस बात, है ना? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, श्रव्य परिसर तो आपको पता ही है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होता है ना? वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकेंड होती है। यदि दाब बढ़ा करके दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा 332 मीटर पर सेकेंड। इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। ध्वनि की चाल अधिकतम होती है
तो ध्वनि की चाल जो वो अधिकतम किस में होता है? यहां से भी सवाल जो पूछा गया है। तो ध्वनि की चाल अधिकतम कितनी होती है? तो अधिकतम होती है तो वो इस्पात में होती है। यहां पे सवाल है कि ध्वनि की चाल अधिकतम होती है, ध्वनि की चाल जो अधिकतम होती है वो, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका इस्पात में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। वायु में ध्वनि का वेग है लगभग, तो वायु में ध्वनि का वेग जो वो लगभग कितना होता है? तो वायु में ध्वनि का वेग जो वो 330 मीटर पर सेकेंड, इसका सही आंसर हो जाएगा। 100 डेसिबल का शोर स्तर निम्न में से किसके संगत होगा? तो 100 डेसिबल का शोर स्तर निम्न में से किसके संगत होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? किसी मशीन की दुकान से आने वाला शोरगुल जो है वो इन चीजों के बारे में आपको ध्यान रखनी है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। कहता है कि यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद जो वो निम्नलिखित में अंतर के कारण से किया जा सकता है। तो ऐसे सवाल अगर आपसे पूछ लिए जाते हैं तो आसानी से इसका सही आंसर कर सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा केवल ध्वनि गुणता के आधार पर ऐसा जो वो किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवालों पे। अगला सवाल आपका है, एक जेट वायुयान 2 मैक के वेग से हवा में उड़ जा रहा है ना, उड़ रहा है, जबकि ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकेंड, तो वायुयान की चाल कितनी है? तो यहां से इसका जो वो सही आंसर क्या हो जाएगा? चलिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 664 मीटर पर सेकेंड, इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी इसका जो वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है, तो डेसिबल इकाई का जो प्रयोग किया जाता है वो किस आधार पे उसका प्रयोग जो वो किया जाता है? तो इसका सही आंसर यहां से भी कई बार सवाल जो वो पूछा गया है कि डेसिबल इकाई का प्रयोग जो वो किया जाता है वो ध्वनि की तीव्रता के लिए इसका प्रयोग जो वो होता है। ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? तो ध्वनि तरंगे जो जिसके कारण से प्रतिध्वनि यानी उत्पन्न करते हैं वो क्या हो जाएगा? तो यहां पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा परावर्तन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी परावर्तन। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है, तो सोनार अधिकांशतः जो वो लाया जाता है वो प्रयोग में लाया जाता है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सोनार जो वो नौ संचालकों के द्वारा इसका जो उपयोग किया जाता है। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर अगर आप ध्यान से देखिए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी डॉपलर प्रभाव। अगला सवाल कि पास आती हुई गाड़ी की सीटों की आवृत्ति तथा या तीक्ष्णता जो वो बढ़ जाती है, ऐसे किस परिघटना के कारण से होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डॉपलर प्रभाव, है ना। इसका आंसर हो जाएगा डॉपलर प्रभाव की वजह से। केल्विन मान से शरीर ताप का सामान्य ताप क्या होता है? तो पहले तो आपको याद रखना है कि मानव शरीर का सामान्य ताप जो होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इसमें भी अगर हम एग्जैक्ट निकालना चाहे तो 36.9 जो भी है इसका लगभग होता है मान, है ना। तो यहां से भी कई बार सवाल जो पूछा जाता है कि केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्यता ताप जो वो कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है ना। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी। अगला सवाल कि कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट ताप मापियों में से एक ही होंगे? तो यहां पे सवाल को एक बार फिर से समझिए, उसके बाद में हम लोग जो आगे बातें करेंगे। यहां पे बोला जा रहा है कि कितना तापमान होने पर पाठ्यांक जो वो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, है ना, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में से एक ही होंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चलिए जल्दी से इसका आंसर जो वो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिखेंगे। कहता है कि कितना तापमान होने पर पाठ्यांक जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों पर एक ही होंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा -40 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम संभव ताप क्या है? तो न्यूनतम संभव ताप है -273 डिग्री सेल्सियस। किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है,
किसी मनुष्य के सामान्य तापक्रम का, है ना, किसी भी मनुष्य का, किसी मनुष्य के शरीर का असामान्य तापक्रम जो वो होता है वो कितना होता है। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका सही आंसर आप अच्छे से दे दिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवालों पे, है ना। तो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप जो है वो किस प्रकार से ताप उसका होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवालों पे। यहां से भी सवाल जो वो आपके आने वाली परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। कहता है कि एक स्वस्थ व्यक्ति, है ना, तो यहां से भी इन चीजों के बारे में आपको ध्यान रखने हैं। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 37 डिग्री सेल्सियस इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे फ़ारेनहाइट में पूछे तो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा, और सेल्सियस में पूछे तो 36.9 होता है, लेकिन 37 डिग्री सेल्सियस जो वो हम लोग लिखते हैं, है ना, या 36.9 नहीं हो तो 37 डिग्री सेल्सियस इसको लिख दीजिएगा। चलिए अगला सवाल है कि ठंडा के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके में को प्रातः काल में छुए तो लोहे का गुटका ज्यादा ठंडा लगता है, ऐसा क्यों होता है। क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा जो वो ऊष्मा का अच्छा चालक है। यही कारण है कि ठंडा के दिनों में जब लोहा और लकड़ी का गुटका छुएंगे तो लोहे में ज्यादा ठंड आपको महसूस होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी लकड़ी की तुलना में लोहा जो वो ऊष्मा का अच्छा चालक है। आणविक संचलन के द्वारा ऊष्मा का संचरण क्या कहलाता है। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। यहां पे सवाल है कि आणविक संचलन, है ना, आणविक संचलन के लिए कहता है कि आणविक संचलन के द्वारा ऊष्मा का संचरण क्या कहलाता है। तो यह कहलाता है आपका संवहन। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है। इनमें से कौन सा जो वो ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है। तो यहां पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग पारा। समान मोटाई के कपड़े की दो परतें उसके दोगुना मोटाई के कपड़े की एक परत से अधिक ऊष्मा आवरण प्रदान करती है, इसका क्या कारण है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, दोनों परतों के बीच में संपुटित वायु के कारण से, ऐसा जो वो देखने को मिलता है। अगला सवाल है कि ग्रीष्म काल में हमें सफेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है, ऐसा क्यों होता है। क्योंकि सफेद वस्त्र आपको पता होगा कि ताप का जो वो कम अवशोषण करता है। यही कारण है कि हमारे शरीर में कम गर्मी जो वो महसूस होता है जब सफेद कपड़े हम पहनते हैं। तो वहीं जब आप काला कपड़ा पहनते हैं तो काला कपड़ा में क्या होता है कि ताप को जो वो अधिक अवशोषित करता है। यही कारण है कि काला पहनने की सलाह जो वो नहीं दी जाती है ऐसे दिनों में, है ना। ग्रीष्म काल में जो वो हमें सफेद कपड़े धारण करने की सलाह दी जाती है। अगला सवाल कि न्यून तापमानों का अनुप्रयोग होता है। न्यून तापमानों का प्रयोग जो वो होता है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवाल पे। इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी अंतरिक्ष यात्रा, चुंबकीय प्रोत्थापन और दूरमिति। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनाती है, ऐसा क्यों होता है। तो तेज रात में, है ना, जब तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है, ऐसा क्यों होता है। ऐसा वाष्पीकरण की दर जो वो तेज हो जाती है। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं ऊर्ध्वपातन, है ना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, इसका निम्न में उपयुक्त कारण क्या है। इनमें से उपयुक्त कारण क्या है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पसीना का आर्द्रता के कारण वाष्पित कम होना, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सवाल है कि किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है।
तो उसको कहते हैं हम लोग वाष्पीकरण। पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है, तो पहाड़ों पर 100 डिग्री सेल्सियस से कम में भी जो वो पहाड़ों पर पानी जो वो उबलने लगेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि तो भाप से हाथ जो वो अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते हुए जल से। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें से जो होता है वो गुप्त ऊष्मा होती है। क्या होती है? भाप में जो वो गुप्त ऊष्मा होता है, जिसकी वजह से ही भाप से हाथ जो वो अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से। अगला सवाल है कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, यह जो वो ऊर्जा संरक्षण के नियम पर यह काम करता है। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? प्रकाश तरंग जो वो किस प्रकार की तरंग है? तो प्रकाश तरंग की अगर बात करें तो यह अनुप्रस्थ तरंग है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आज का आखिरी सवाल है कि प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होती है? प्रकाश विकिरण की प्रकृति किस तरह की होती है? तरंग के समान, कण के समान, तरंग एवं कण के समान, या तरंग एवं कण के समान नहीं होता है? तो इसका आंसर जो वो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिखिएगा। उम्मीद करते हैं कि आज का ये सेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ अगर चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए आप सभी को हमारे साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।